बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। हम आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हमारे पढ़ाने का और आप लोगों के काम करने का तरीक़ेकार क्या होगा। हम डेली आपको लेक्चर देंगे और उस लेक्चर में जितनी भी सेल्फ असेसमेंट आती होंगी उन्हें आप परफॉर्म करेंगे कॉपी में और इसका इमेज बना के हमें व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पर हम इसी को असेस करेंगे और आपको वापस जो है वो फीडबैक देंगे। तो मैं अब अपना लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइंस और केमिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। साइंस का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है साइंशिया, उससे निकला है और इसका मतलब है नॉलेज या इल्म हासिल करना। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो ओरिजिन है ये आमतौर पर मुसलमान साइंसदानों से इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि साइंस का वर्ड एक अरेबिक वर्ड अल्केमी से निकला था। अल्केमी का लफ्जी मतलब होता है मेकिंग द गोल्ड, यानी सोना बनाना। और चूंकि मुसलमान साइंसदान इंफीरियर मेटल्स को जैसे लोहा है, कॉपर है, इनको सोने में बदलने की कोशिश करते रहे हैं, इस वजह से उन्हें अल्केमिस्ट का नाम दिया जाता था और इस साइंस की इस ब्रांच को केमिस्ट्री अल्केमी का नाम दिया जाता था। अब मुसलमान साइंसदान सोना बनाने में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन वो हर रिएक्शंस का रिकॉर्ड रखते रहे हैं और इसकी वजह से साइंस की एक नई ब्रांच ने जन्म लिया जिसे उस वक्त अल्केमी का नाम दिया गया। अल्केमी का वर्ड जब यूरोप में पहुंचा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो केमिस्ट्री में बदल गया है। तो ये इसका बैकग्राउंड है साइंस और केमिस्ट्री। अब मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो मेनली मैटर को डिस्कस करती है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को और मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ये काम जो है ना वो हम करते हैं केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री के आगे ब्रांचेस मौजूद हैं। मैं आपको केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहली ब्रांच जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं और उन लॉज को, उन प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं जो फिजिकल चेंजेस को गवर्न करती हैं। फिजिकल चेंजेस से मुराद है हाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड हाउ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो स्टडी किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड तादाद के लिहाज से हैं वो इसी ब्रांच के अंदर मौजूद हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरी जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हटके होते हैं, उनके अलावा होते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, परऑक्साइड्स हैं, पर हाइड्रोक्साइड्स हैं। इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चौथी जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो का लफ्ज़ आप जानते हैं, बायो से मुराद है लिविंग थिंग्स। तो बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स में अकर करने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की जो नॉलेज है उसको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल पर अप्लाई करते हैं। मतलब अगर कोई नया कंपाउंड साइंटिस्ट डेवलप करते हैं लैब के अंदर, अब उस कंपाउंड को आपने बड़े पैमाने पर यानी कमर्शियल स्केल पर डेवलप करना है तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको एक फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है और उसे फिर आप बड़े पैमाने पर जो है ना वो डेवलप करेंगे। यहाँ पर आके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो जाती हैं। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एनवायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का। आप जानते हैं आजकल पोल्यूशन का मसला, ग्रीन हाउस गैसेज और इस तरह के जो फिनोमिनन है वो बहुत कॉमन है और इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच यूज़ होती है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और लास्ट जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं
और आपको पता होगा कि एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमारे सैंपल के अंदर मौजूद हैं, और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं किस एलिमेंट और कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी सैंपल के अंदर मौजूद है। तो एनालिसिस की दो किस्में हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उनकी क्वांटिटी या परसेंटेज को स्टडी करते हैं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैंने आपके सामने रखा है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में चूंकि हम मेनली मैटर को स्टडी करते हैं, तो मैं इस मौजूद पे पहले बात करना चाह रहा हूँ कि मैटर बेसिकली क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सारी मैटर में काउंट होती हैं। मैटर की अगरचे 4 फिजिकल स्टेट हैं, लेकिन 3 फिजिकल स्टेट जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, जिनको आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के तौर पर जो है वो स्टडी करते हैं। अब मैटर की प्योरिटी के लिहाज से दो किस्में हैं। अगर मैटर का जो सैंपल है वो प्योर है, 100% प्योर है, उसमें कोई मिक्सिंग या इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, यानी जो कंपाउंड की कंपोजिशन है वो एक्यूरेट नहीं है, तो फिर हम उसे मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंस के आगे फर्दर दो किस्में हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आपको जो सैंपल दिया गया है, जो सब्सटेंस हमें दी गई है, अगर उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो तो फिर उसे कहा जाता है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको लोहे का सैंपल दें तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे लोहे के बने होंगे, उसमें लोहे के अलावा और कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो ये एग्जांपल है एलिमेंट की, कि अगर एक ही टाइप के एटम मौजूद हो हमारे गिवन सैंपल के अंदर तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा तरह के एटम मौजूद हों तो फिर उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको वाटर में अगर आप गौर करें 2 एलिमेंट मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ये दोनों एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैटर की जो दूसरी टाइप हमारे सामने मौजूद है वो है मिक्सचर। मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं। अगर मुख्तलिफ कंपाउंड आपस में मिलकर एक ही फेज में कन्वर्ट हो जाएं या एक जैसा नज़र आना शुरू हो जाए तो उन्हें कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर आप चीनी हल करें, तो आप देखते हैं चीनी हल होने के बाद गायब हो जाती है, आपको सिर्फ एक ही फेज नज़र आती है, यानी लिक्विड फेज। ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप 2 मुख्तलिफ फेजेस को आपस में मिक्स करते हैं और दोनों अपना वजूद बरकरार रखती हैं। जैसे आप एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी या रेत वगैरह डाल दें और उसको हल करें, वो आपस में मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन रेत में अपना वजूद बरकरार रखेगी और पानी भी अपना वजूद जो है वो बरकरार रखेगा, यानी दोनों फेजेस जो हैं वो आपके सामने कोएग्जिस्ट करेंगी। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट फेजेस जो है ना या फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो आपको नजर आती हैं। अब केमिस्ट्री में आपका बहुत ज़्यादा वास्ता 2 नामों से पड़ेगा, उनके दरमियान डिफरेंस भी जो है वो वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। एक है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। आप देखें मैटर जो है ये किसी ना किसी छोटी चीज़ के मिलने से बना होगा। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर मिलके बनता है उसे हम कहते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। क्योंकि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। नोबल गैसेस जो हैं इनका अकेला एटम ही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर लेता है। तो ये एग्जांपल ऐसे एटम्स की है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे एटम होते हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। मसलन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का अकेला एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपस में मिलकर 2 एटम आपस में मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं O2। ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एग्जांपल में आप एटम और मॉलिक्यूल में फर्क देख सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एटम और मॉलिक्यूल में सिर्फ एग्जिस्टेंस का फर्क है, और ये डेफिनेशंस भी ओवरलैप हो जाती हैं कुछ जगहों पर आकर। जब आप देखते हैं कि अकेला एटम ही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो उस एग्जांपल में एटम और मॉलिक्यूल दोनों सेम हो जाते हैं। नोबल गैसेस की आप एग्जांपल ले लें, मसलन फर्ज करें हीलियम है।
हीलियम का अकेला एटम ही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में आप देख लें, अकेला एटम ये आपके सामने लिखा हुआ है, और जब ये O2 में कन्वर्ट होता है तो ये मॉलिक्यूल है। ये डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके सामने एटम की स्ट्रक्चर रखी जाए। एटम आपको पता है बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस है। और ये जो बाहर आपको गोल ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, इनको शेल भी कहा जाता है, इनको ऑर्बिट भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक ही फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम जो होता है नेचुरली वो न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसके साइन में डिफरेंट होता है। मसलन ये प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम में चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और एटम जो है वो नॉर्मली न्यूट्रल होता है जब तक वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे। जब वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो आने के चांसेस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एटम न्यूट्रल है, नेचुरली जो है वो न्यूट्रल है। अब पहली जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन है जिस पर हम बात करने लगे हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उस तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है ये स्पेसिफिक होते हैं। बस एक एलिमेंट के जितने भी एटम मौजूद होंगे सभी का एटॉमिक नंबर सेम होगा, बाकी चीज़ों की तादाद में जो है वो फर्क हो सकता है। जैसे दूसरी डेफिनेशन पे मैं बात करता हूँ, दैट इज मास नंबर। मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो उसे हम कहते हैं मास नंबर, और इसे A से ज़ाहिर करते हैं। अगर दोनों डेफिनेशन में अगर आप डिफरेंस पर गौर करें तो आप देखें कि अगर मास नंबर के अंदर से हम एटॉमिक नंबर निकाल दें तो न्यूट्रॉन हमें मिल जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन दोनों में मौजूद हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन मास नंबर में मौजूद है। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो किसी भी एटम के अंदर से, तो उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा उस एटम में कितने न्यूट्रॉन है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है ना, इसकी रवायत है, इसे ऊपर लिखा जाता है और मास नंबर को नीचे लिखा जाता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप 35 में से 17 माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा आपका 18। इसका मतलब यह हुआ उस एटम के अंदर 18 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी किताब में एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दिए हुए हैं। एग्जांपल 1.1 आप देख सकते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ 238। एग्जांपल 1.1 238 एटॉमिक नंबर है जिसे हम जाहिर करेंगे Z से। सॉरी, ये मास नंबर है 238 और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 92। और इस एग्जांपल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है
हाउ मेनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम। अब आपके सामने एटॉमिक नंबर 92 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एक बात का तो आपको पता चल गया कि इस एटम में 92 प्रोटॉन्स जो है वो मौजूद है। अब अगर आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। 238 minus 92 and that is 146, यानी 146 न्यूट्रॉन्स जो है वो इस एटम के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इससे इनके काफ़ी करीब है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है, रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ से कंपैरिजन करना। आप जानते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ का जब हम वजन करते हैं तो हम उसका किसी से कंपैरिजन करते हैं। मसलन आप अगर किसी दुकान पर चीनी खरीदने के लिए जाते हैं तो एक पलड़े में चीनी रखी जाती है और दूसरे पलड़े में कोई वज़न रखा जाता है, उससे कंपैरिजन करने के बाद आपको चीनी दी जाती है। इसी तरह एटमों का वजन करने के लिए भी हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं, इस वजह से इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। स्टार्ट से एटमों का वजन करने के लिए साइंसदान जो है वो हाइड्रोजन का एटम यूज़ करते थे, जो स्टार्ट में यूज़ होता रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का एटम एक तो रिप्रेजेंटेटिव एटम नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एटम ऐसा एटम होता है जिसके अंदर प्रोटॉन भी हो, न्यूट्रॉन भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, इस वजह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम एक नुमाइंदा एटम नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन के कंपाउंड दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इससे रेलिवेंट जो कंपाउंड पाया जाता है वो वाटर है। इसके अलावा इसके दुनिया में बहुत कम कंपाउंड पाए जाते हैं। तो साइंसदान पहले एटमों का वजन करने के लिए हाइड्रोजन के एटम को रिलेटिव करते थे, लेकिन अब ये चीज़ जो है चीज़ छोड़ दी गई है। अब इसकी जगह पर कार्बन को लिया गया। कार्बन को लेने की दो रीज़न है। पहली, कार्बन को लेने की रीज़न जो है वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड जिस एलिमेंट के पाए जाते हैं वो कार्बन है। दूसरा, कार्बन एक नुमाइंदा एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो कार्बन का जो सबसे कॉमन आइसोटोप है जिसे हम कार्बन 12 कहते हैं, इसका 1/12 पार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 का जो 12th पार्ट होता है उसे कहते हैं AMU। दुनिया के हर एलिमेंट की, हर कंपाउंड की जो मास होती है वो इसी से कंपैरिजन करने से हासिल होती है। इसके अलावा आप देखते होंगे कई ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे जिनकी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में मिलेगी। जैसे क्लोरीन की आप जानते हैं 35.5 होती है। अब ये 0.5 कहाँ से आया, ये फ्रैक्शन कहाँ से आया? इसकी जो है ना तरीकेकार ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनको उनके अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके उनका एवरेज लेते हैं। मैं आपके सामने एक सादा सी मिसाल रखता हूँ। ये मिसाल है क्लोरीन की। क्लोरीन के दो आइसोटोप जो है ना वो नेचुरली दुनिया में पाए जाते हैं। एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 जो है ये पाया जाता है तकरीबन 75%। दुनिया में जितनी भी क्लोरीन है उसका 75% जो है वो Cl35 की शक्ल में होता है, और नियरली 25% जो क्लोरीन है वो क्लोरीन 37 की शक्ल में होती है। इनकी जो मैसेज हैं उनको इनकी अबंडेंस से आप मल्टीप्लाई करें और फिर इसका एवरेज ले लें, यानी आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 35.5। तो ये है मेरा आज का लेक्चर। इससे रेलिवेंट जितनी भी एग्जांपल्स या सेल्फ असेसमेंट आपकी कॉपी में मौजूद हैं उन्हें आप कॉपी पे परफॉर्म करें, उसका इमेज बनाएं और हमें व्हाट्सअप करें। फिर हम असेस करके आपको फीडबैक देंगे। अल्लाह आपका निगहबान हो।